मोक्ष और रुद्र अंश को एक तरफ स्कूल के पीछे लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं तेरे साथ क्या हुआ था। अंश कहता है यार बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, हम सब घर जाते समय अपना अपना खाना वापस ले जाएंगे और अपना अपना खाना चेक करवाएंगे, क्या किसी ने हमारे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था ना। अंश अपनी बात जारी रखते हुए कहता है क्योंकि हम सभी का एक साथ ये हाल कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो दोनों इस बात पर हामी भरते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। इसके बाद अंश कहता है जब हम सब खाना खा रहे थे तब तुम दोनों कह रहे थे खाने में कुछ गड़बड़ है, तभी तुम धीरे धीरे बेहोश हो गए। ये देखकर मैंने तुमको उठाने की कोशिश भी की, लेकिन इतने में मेरा भी सिर चकराने लग गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तभी मुझे लगा मुझे उल्टियां आने वाली है। ये सोचते ही मैं दौड़कर वॉशरूम में गया और बहुत देर तक उल्टियां करने लगा। जब वो लोग अंश की ये बात सुनते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। रुद्र कहता है आज जरूर खाना खराब होगा, या तो खाने में किसी ने कुछ मिलाया होगा। वही मोक्ष रुद्र से कहता है लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, हमने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। तभी रुद्र कहता है हाँ, लेकिन कई बार कुछ दुश्मन बिना कुछ करे ही बन जाया करे, इसके पीछे उनकी अपनी सोच होवेगी। मोक्ष अंश से सवाल पूछते हुए कहता है लेकिन जब हम दोनों बेहोश हो गए थे तो अंश तू बेहोश होने से कैसे बचा। अंश कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ मैं वो बता रहा था। रुद्र कहता है अरे तो बता ना, रुका क्यों है, जल्दी बता तेरी वो हालत किसने की। मैं एक बात पहले ही बता दूं अंश भाई, यो काम जिस किसी का भी होगा मैं उसने माफ़ ना करूं। अंश कहता है मैं सब कुछ बता रहा हूं ना। इसके बाद अंश कहता है जैसे ही मैं वॉशरूम में पहुंचा मुझे तेज उल्टियां आना शुरू हो गई। मुझे लगा ये खराब खाने की वजह से हो सकता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जो मैं अब तक उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मोक्ष और दोनों ने ही उत्सुकता से पूछा हाँ बताओ क्या हुआ था ऐसा। अंश जवाब देते हुए कहता है बता दूंगा, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा गुप्त है, हमारे अलावा किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए, चाहे फिर कोई भी हो। मोक्ष और दोनों अंश को यकीन दिलाते हैं वो ये बात किसी से नहीं बताएंगे। इसके बाद अंश कहता है यार जब मैं वहाँ वॉशरूम में उल्टियाँ कर रहा था तब अचानक मेरी नज़र वहाँ लगे मिरर पर पड़ी। जब मैंने वो देखा तो मैं अचानक सुन्न हो गया। ये बताते बताते अंश उस पल में चला जाता है जहाँ वो अभी भी लगातार उल्टियाँ गिर रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था, उसका पूरा चेहरा एकदम से नीला हो गया था। तभी एकदम से अंश की नज़र वहाँ लगे मिरर पर पड़ती है। वो उसमें अपने आप की हालत देखकर एकदम से अवाक रह जाता है। वो देखता है उसका चेहरा पूरी तरह से नीला हो गया है और उसके गले का रंग तो कुछ ज़्यादा ही नीला हो गया था। इसके साथ ही वो देखता है उसकी आंखें एकदम से हरी हो गई थी। इन सब को देखकर वो सुन्न रह जाता है। इसके कुछ देर बाद वो महसूस करता है कि उसके हाथ की कलाई पर तेज दर्द होने लगता है। वो जब देखता है तो आश्चर्य से भर जाता है। वो देखता है उसके दाएं हाथ की कलाई पर जहां उसने कलावा लाल धागा बांधा हुआ था उससे हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करता आखिर ये सुनहरी चमक कहाँ से आ रही है। यही देखने के लिए वो अपने हाथ पर बंधा धागा खोल देता है। जैसे जैसे वो उस धागे को खोल रहा था वैसे वैसे वो चमक और ज़्यादा तेज होती रहती है। अंत में वो देखता है उसकी दाएं हाथ की कलाई पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था और वो निशान सुनहरे रंग में चमक रहा था। ये देखकर अंश काफ़ी घबरा जाता है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता है क्या है सच भी है या फिर ये उसका कोई वहम तो नहीं है। इसके बाद अंश अपने मुंह पर पानी मारता है। वो लगातार अपना मुंह पानी से साफ करता है। वो देखता है उसे अब उल्टियाँ आना बंद हो गई थी, लेकिन उसका सारा शरीर नीला पड़ गया है। वो इस बात को वहम समझता है और मन में कहता है कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा। वो लगातार अपने बाएं हाथ से अपनी गाल पर थप्पड़ मारता है। इसके पीछे का कारण यही था कि अंश देखना चाहता है था कि वो सब हकीकत में उसके साथ हो रहा है या फिर ये उसका कोई भ्रम है। वो महसूस करता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इन सब बातों को याद करते अंश बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब तक उसका सारा शरीर नीला पड़ गया था, मानो किसी जहरीले सांप ने डर लिया हो। अंश का शरीर बिल्कुल ऐसे ही नीला पड़ गया था। अंश मन ही मन सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसको अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होता है। उसे लगता है मानो उसको शरीर अकड़ गया है। अंश को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर गर्म अंगारों की तरह सुलग रहा है। धीरे धीरे अंश के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो देखता है कि उसके सामने सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। इसके बाद वो अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। इसके 5 मिनट बाद अंश को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और झट से मिरर में अपने आप को देखता है। वो देखता है कि उसके मुंह से झाग निकल चुके थे। उसका शरीर अब कुछ हद तक सामान्य हो गया था। उसका चेहरा भी अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। आश्चर्य की बात तो ये थी उसके शरीर का सारा हिस्सा तो सामान्य हो गया, लेकिन उसका गला अभी तक नीला था और ऐसा लगता मानो अब उसका वो निशान और भी ज़्यादा नीला हो गया है। वही उसकी आंखें और हाथ का निशान भी पहले जैसे ही थे। अंश अब तक पूरा पसीने में लथपथ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
वो जल्दी से अपने आप को साफ करने लगता है। वो कई बार अपने मुंह को साफ करता है। अंश कुछ देर बाद देखता है उसकी आंखें अब सामान्य हो गई थी, उसके गले का निशान भी अब सामान्य हो गया था। लेकिन उसके हाथ की कलाई पर वो त्रिशूल का निशान अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं हो रहा था। वो उस त्रिशूल के निशान पर पहले की तरह कलावा बांध लेता है। वो निशान अब भी चमक रहा था। इन सब के बाद अंश ने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हुआ हो। इसीलिए वो जल्दी से भागकर कक्षा में आता है और आते ही रुद्र और मोक्ष से उनके बारे में पूछता है। ये बताते बताते अंश उस पल से बाहर आता है और कहता है, जब मैंने तुम दोनों को सही सलामत देखा तब मेरी शरीर में जान आई। ये सुनकर मोक्ष कहता है, लेकिन तुमने हमें तभी ये सब क्यों नहीं बताया। अंश कहता है, जैसे ही मैं अंदर आ रहा था तो बाहर एक स्टूडेंट कह रहा था तुम दोनों सो रहे हो, तो मैं काफ़ी डर गया, इसीलिए तेजी से भागकर आया। जैसे ही मैं अंदर आया तभी मैंने देखा कि मानसी मैडम और कुछ स्टूडेंट्स हमें एग्ज़ाम के लिए बुलाने आए हैं, तो फिर मैं तुमको ये बात कैसे बता सकता था, तभी मैंने तुमको बाद में बताने को कहा। जब मोक्ष और रुद्र ने अंश की सारी बात सुनी तो वो दंग रह गए। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था वो इस पर यकीन करे या नहीं। तभी मोक्ष कहता है, तेरे हाथ की कलाई पर वो त्रिशूल का निशान अब भी होगा ना। अंश ने कहा, हाँ यही होगा, और ये कहते हुए अंश ने अपने हाथ को मोक्ष की ओर बढ़ा दिया। मोक्ष देखता है अंश की हाथ की कलाई पर उस धागे के अंदर से सुनहरी रोशनी अभी तक हल्की हल्की चमक रही है। इसके बाद मोक्ष उस धागे को खोलकर देखता तो हैरान रह जाता है। अंश के हाथ की कलाई पर त्रिशूल का निशान अब भी चमक रहा था। वो अंश की कलाई पर वो धागा जल्दी से बांधता हुआ कहता है, अंश तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है यार। इसका मतलब ये है कि तू कोई सामान्य साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है तेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति हो, क्योंकि जो तूने बताया वो कोई सामान्य घटना नहीं है। अंश, मोक्ष और रुद्र तीनों स्कूल के पीछे अपनी बात कर रहे थे। अंश अपना सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ एग्जाम से पहले हुआ था। इन सब के बाद रुद्र कहता है, अगर खाने में किसी ने कुछ भी मिलाया होगा तो वो मेरे हाथाते बच नहीं पाएगा। मैं उसने इसी सजा दूंगा। वो ना तो ठीक तय जी पाएगा ना ठीक तय मर पाएगा। रुद्र की बात सुनकर अंश उसे समझाते हुए कहता है, यार ये समय अभी गुस्सा करने का नहीं है। हम सबको मिलकर ये देखना है खाने में किसी ने क्या सच में कुछ मिलाया था, और कुछ मिलाया था तो किसने और क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे। वो कोई भी है, वो हमें बेहोश क्यों करना चाहता था। अंश की बातें सुनकर दोनों हामी में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, चलो पहले ये देखते हैं आखिर खाने में क्या मिलाया गया था। इसके बाद तीनों अपना अपना टिफ़िन लेकर फूड टेस्टिंग लैब में जाते हैं और उस खाने को चेक करवाने लग जाते हैं। अंश उन दोनों को वहां छोड़कर घर जाने का बोलता है और कहता है, यार मुझे लगता है फिनेल रिजल्ट आने में कुछ टाइम है, तुम दोनों मुझे बता देना, मैं घर चलता हूं, पापा वेट कर रहे होंगे। मोक्ष और रुद्र भी उसे नहीं रोकते और अंश की बात से सहमत हो जाते हैं। अंश बिना खाने के रिजल्ट को जाने ही वहां से चला जाता है। अंश सीधा अपने घर जाता है और अपने पापा के साथ मिलकर काम में उसका हाथ बंटवाता है। इधर भावेश और राकेश गुप्त रूप सज अपनी मीटिंग कर रहे थे। भावेश कहता है, अगर तुमने सही से उनके खाने में दवाई मिलाई थी तो हमारा प्लान ऐसे बर्बाद कैसे हो सकता है। राकेश कहता है, यार मैं कितनी बार बताऊं, मैंने सही से दवाई मिलाई थी और दवाई भी सही थी, फिर भी पता नहीं वो कैसे बच गए हैं। राकेश कुछ सोचता हुआ कहता है, क्या ऐसा हो सकता है उन्होंने खाना खाया ही ना हो। भावेश जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ऐसा होता तो वो हमारे साथ ही एग्जाम हॉल में आते, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, मोक्ष और रुद्र तो बेहोश भी हो गए थे, लेकिन जब उन पर पानी के छींटे मारे गए तब उनको होश आया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी कैसे उठ सकते, उस दवाई का असर तो अगले दिन तक रहने वाला था। और एक बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तो ये हो रही, अंश इन सब के बाद सही सलामत कैसे बच गया, क्योंकि भावेश इतना ही कहता है और वहीं रुक जाता है। राकेश उसकी इस हरकत से समझ जाता है भावेश उससे कुछ छिपा रहा है। राकेश भावेश से कहता है, क्योंकि क्या भावेश तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या यही हमारी दोस्ती है। भावेश राकेश की बात सुनकर समझ जाता है अब उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। भावेश कहता है, हाँ तुमको याद है ना, तुमने मोक्ष और रुद्र के खाने में बेहोशी वाली दवाई मिलाई थी। राकेश हामी में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ। तो भावेश कहता, और मैंने कहा अंश के खाने में मैं दवाई मिलाता हूँ। राकेश हाँ में जवाब देता है। भावेश आगे कहता है, जो मैंने अंश के खाने में मिलाया वो कोई बेहोशी की दवाई नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा का जहर था। राकेश जब ये सुनता है तो उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राकेश डरते हुए भावेश से हकलाते हुए कहता है, कक्का क्या तुम अंश को जान से मारना चाहते हो, और वो भी मुझे बिना बताए। भावेश गुस्सा करते हुए कहता है, क्यों, तू क्या कोई प्रधानमंत्री है जो मैं तुमको सब कुछ बताऊं। राकेश कहता है, लेकिन तुम कैसे किसी की जान ले सकते हो। मैं मानता हूं तुम अच्छे नंबर लाने के लिए, स्कूल में टॉप आने के लिए उन सबको अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, लेकिन किसी की जान लेकर ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। भावेश कहता है, इसके पीछे दो वजह है।
पहली तो ये कि तुमको पता है ना, मेरा बाप यहाँ का सबसे अमीर आदमी है और उनकी इज्जत यहीं गांव में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े लोग मेरे बाप के आगे झुकते हैं। सबकी नज़रों में हमारे परिवार की इज्जत बहुत ज़्यादा है। पहले तो सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स थे, इसीलिए उनसे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स थे। अगर इस बार भी मैं टॉप नहीं आता और ऐसे ही पास हो जाता या फिर फेल हो जाता तो हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए मेरे बाप ने मुझे इस बार आखिरी चेतावनी दी है कि अगर इस बार मैं अच्छे नंबर लेकर नहीं आया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। इसीलिए मैं कुछ भी करके अपने रास्ते के कांटों को हमेशा के लिए हटा देना चाहता था। राकेश एकदम से कहता है, और दूसरा क्या कारण है? भावेश जवाब देता है, और दूसरा कारण है मानवी। राकेश कहता है, मानवी? उसका और अंश को मारने के बीच क्या संबंध है? भावेश कहता है, तुमको पता है ना, मैं मानवी को बचपन से चाहता हूँ। जब मैंने उसको पहली बार देखा था तब से मैं उसको पसंद करने लगा था, लेकिन वो मेरी जगह उस फटीचे के आगे पीछे घूमती रहती है। कैसे भी करके मैं मानवी को पाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मैं हम दोनों के बीच आने वाले हर एक कांटे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। उस फटीचे को भी मैंने इसीलिए जहर दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गया। भावेश का ये गुस्सा देखकर राकेश घबरा जाता है और उसे शांत करते हुए कहता है, यार प्लीज़ मेरी बात सुन। सबसे पहले तो तू बिल्कुल शांत हो और प्लीज़ शांति से मेरी बात सुन। अगर तुझे उसे रास्ते से हटाना ही है तो उसे मारने की क्या ज़रूरत है? भावेश कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, खुलकर बता। भावेश कहता है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो कैसा रहेगा? भावेश कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राकेश समझाते हुए कहता है, अगर हम अंश को स्कूल से किसी तरह निकलवा दे तो और इस शहर से बाहर कहीं भेज दे तो तुम एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हो और मानवी भी तुम्हारी हो जाएगी। इस वजह से हमको बिना अंश को मारे बस उसको डरा के यहाँ से भगाना होगा, जिससे वो खुद इस जगह को छोड़कर यहाँ से भागकर कहीं और हमेशा के लिए चला जाए। जब भावेश ने राकेश की बात सुनी तो एकदम से खुश हो गया और उसके चालाक लोमड़ी जैसे दिमाग की तारीफ करने लगा। इसके बाद भावेश कहता, इसके लिए क्या प्लान है तुम्हारे पास, वो बताओ। राकेश कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पापा के लिए यहाँ के सबसे खतरनाक लोग काम हैं। तुम उनको अंश के घर भेजकर उसको, उसके बाप उस पुजारी को इतना डराओ कि वो ये गांव तो क्या ये देश हो छोड़कर भाग जाए। भावेश कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो यहाँ से फिर भी नहीं गए तो? राकेश कहता है, फिर तुम उनके हाथ पैर तुड़वा देना। वो जब तक हॉस्पिटल से वापस आएगा तब तक एग्ज़ाम खत्म हो चुके होंगे। और दूसरी बात, जब वो हॉस्पिटल से बाहर अपने टूटे हाथ पैर से आएगा तो मानवी भी ऐसे लड़के आए रहना पसंद नहीं करेगी। भावेश जब राकेश का आइडिया सुनता है तो कहता है, मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा दिमाग तो सच में इन मामलों में काफ़ी तेज चलता है। इन सब के बाद भावेश अपने पापा से इस बारे में बात करता है और अपने लिए कुछ ताकतवर लोगों को बुलाता है। राजनाथ सिंह भी भावेश को ये करने की परमिशन दे देता है। इधर रात के समय गांव में दर्जन भर काले पहलवान अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क लगाकर एक और चल रहे थे। उन सब के हाथ में अजीब से हथियार थे, कुछ के हाथ में लाठी डंडे थे तो कुछ के हाथ में तलवार तो कुछ के हाथ में अजीब तरह के कुछ अजीब तरह के भाले थे। वो सभी एक दिशा में लगातार बढ़ रहे थे और एक घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। वो घर किसी और का नहीं बल्कि सोमनाथ और अंश का था। वो सभी मास्क वाले आदमी राजनाथ सिंह के गुंडे थे, जिसे भावेश ने अंश और उसके पापा को डराने के लिए भेजा था। उनमें से एक मुखाटे वाला आदमी कहता है, हम में से कुछ लोग यहाँ आगे से घर में घुसेंगे और कुछ इस घर के पीछे के दरवाजे से घुसेंगे। जिसने ये बात कही वो उनका लीडर लग रहा था। वो सभी मुखौटे वाले पहलवान उस लीडर की बात मानकर कुछ वही रहे, कुछ पीछे वाले दरवाजे पर चले गए और दरवाजा तोड़कर दोनों तरफ से एकदम एक साथ अंदर घुस गए। सोमनाथ और अंश अभी नींद में सो ही रहे कि दरवाजा टूटने की आवाज़ से वो दोनों अचानक उठ गए। सोमनाथ उठते ही कहता है, क्या हो रहा, कौन है? उन मुखौटे वाले इंसानों की हंसी सुनाई देती है। उनका लीडर कहता है, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारा हाल बहुत ज़्यादा बुरा होगा। सोमनाथ डरते हुए कहता है, देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप चाहें तो तलाशी ले सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। सोमनाथ उनको लुटेरे या फिर चोर समझ रहा था। कोष्टक वो मुखौटे वाले लीडर कहता है, हमें तुम्हारे सामान से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए कबाड़ है सब। सोमनाथ जब उसके चेहरे पर लगा मुखौटा देखता है तो घबरा जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, पहाड़ी दैत्य कबीला। ये सुनकर उन मुखौटे वाले इंसानों का लीडर हंसते हुए कहता है, सही पहचाना, जब तुमको हमारे बारे में पता है तो ये भी पता होगा कि हम अगर किसी को मारने निकले तो भगवान भी उसको नहीं बचा सकता। ये कह के वो और बाकी सब मुखौटे वाले हंसने लग जाते हैं। सोमनाथ जानता था कि पहाड़ी दैत्य कबीले के लोग न सिर्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक बल्कि बहुत ज़्यादा क्रूर और जानवरों से भी ज़्यादा हिंसक है। वो लोगों को सिर्फ मारते ही नहीं बल्कि उनको वहाँ के कबीले के नियम के हिसाब से उसकी आंखें निकालकर वहाँ के दैत्य को खुश करने के लिए भेज जाते हैं और फिर उस मरे हुए इंसान के शरीर को काट कर खा जाते हैं।
पता नहीं अब तक कितने ही लोगों को उस कबीले के लोगों ने अब तक मार दिया होगा। सोमनाथ उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो। वो लीडर कहता है, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो सोमनाथ को लात मारता है, जिससे सोमनाथ नीचे जमीन पर एकदम गिर जाता है। अंश वही खड़ा ये देख रहा था। जब उसने अपने पापा की ये हालत देखी तो वो गुस्सा हो गया और उसने उस लीडर को धक्का मारा, जिससे वो लीडर सीधे जाकर उसके साथियों के पैरों में गिरा। ये देखकर उनका लीडर भी काफ़ी गुस्सा हो गया। वो अब अंश को मार देना चाहता था। वो गुस्से में अपने साथियों से कहता है, इन दोनों को जान से मार दो, जिंदा मत छोड़ना इनको। आखिर इनको भी पता चले कि पहाड़ी दैत्य कबीले के लोगों से डरना कितना जरूरी है। उन मुखौटे वाले इंसानों से एक ने कहा, लेकिन हमें तो बस इनको यहाँ से डरा के भगाना है। उनके लीडर ने गुस्से में कहा, जो कहा वो करो। तभी सारे मुखौटे वाले पहलवान अंश और सोमनाथ पर टूट पड़ते हैं। वो सभी लाठी डंडों से उन दोनों पर जमकर हमला कर देते हैं। इन सब में सोमनाथ को 6-7 लोग मिलकर मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक अपनी तलवार सोमनाथ के पेट में घुसा देता है। उनमें से कुछ अंश को भी घेर लेते हैं और एक साथ सभी मिलकर अंश को लाठियों के नीचे दबा देते हैं। वो मुखौटे वाले पहले तो बस उनको डरा के यहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन जब अंश ने अपने पापा का बदला लेने के लिए उनके लीडर को धक्का मारा तो उनका लीडर गुस्से में उन दोनों को जान से मारने का कह देता है। तभी एक हमलावर अपनी तलवार सोमनाथ के पेट में घुसा देता है और बाकी सब अंश पर लाठियों की बारिश कर देते हैं। इधर उन सब की लाठियों की मार से अंश तो पहले ही बेहोश हो जाता है। तभी सोमनाथ तलवार लगते ही एकदम तेज चिल्लाता है। अंश जब सोमनाथ की चीख सुनता है और एकदम से उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान चमकने लगता है। इधर वो मुखौटे वाले इंसानों का लीडर खुश होते हुए कहता है, अब इस बच्चे को भी मार दो। वो सभी मुखौटे वाले अब सोमनाथ को छोड़ अंश के मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मुखौटे वाला अंश को मारने के लिए तलवार उसके शरीर में घुसाने ही वाला था, तभी अचानक वो जहां था वो वहीं रुक जाता है। सभी लोग अचानक से उसे वहां रुकता देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो लीडर देखता है कि अंश का हाथ उस हमलावर की छाती के अंदर घुस गया है। उस हमलावर की रीढ़ की हड्डी उसकी पीठ से बाहर आ जाती है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि अंश की आंखें अब भी बंद थी। जब उन सब ने ये करूर नज़ारा देखा तो सब डर से कांपने लगे। उनमें से एक मुखौटे वाला आदमी डरते हुए कहता है, ये इस बच्चे में इतनी ताकत कैसे और कहां से आ गई। तभी एक और मुखौटे वाला आदमी अंश के पास तलवार से हमला करने जाता है। अंश एकदम से उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी तलवार से उसका हाथ मोड़कर उसी का गला काट देता है। जब बाकी सब ये देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। फिर उनका लीडर कहता है, सभी एक साथ हमला करो। वो सभी अपने लीडर की बात मानकर अंश पर एक साथ हमला कर देते हैं। वो सभी एक साथ अंश पर लाठियों की बारिश कर देते हैं। तभी अंश अचानक से हवा में छलांग लगा देता है, जिससे सभी हमलावर उठकर दीवारों पर जाकर लगते हैं। सभी देखते हैं अंश की आंखें अभी भी बंद हैं। इधर अंश एकदम से जमीन पर खड़ा होता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब अंश अपनी आंखें खोलता है तो सभी अचानक से डर जाते हैं। अंश की आंखें बिल्कुल हरे रंग की चमक रही थी और उसका सारा शरीर खून से सना हुआ था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। अंश का ये रूप देख के तो उनकी सांसें थम सी गई। वो सभी वहां से डर के भागने लगे। तभी अंश ने उनको एक एक करके पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो पकड़कर किसी का हाथ उसकी बाजू से उखाड़ देता तो किसी का पैर ही अलग कर देता। वहां फंस पर चारों तरफ खून ही खून हो गया था। अंश का गुस्सा अब तक अपनी चरम सीमा पार कर गया था। तभी वो एकदम से उन मुखौटे वाले के लीडर के पास गया और पकड़ के उछाल कर दीवार पर फेंक दिया, जिससे कमरे की दीवार टूट गई। अंश तभी चस्के पास जाता है और उसे उठाकर उसका गला पकड़ के हवा में लटका देता है। इसके बाद अंश अपने दाएं हाथ से उसके मुंह पर मुक्का मारता है, जिससे उसका मांस टूट जाता है और एक भयानक डरावना चेहरा नजर आता है। अंश रुकता नहीं बल्कि और तेज तेज मुक्के उसके मुंह पर मारने लगता है, जिससे वो लीडर रोक नहीं पा रहा था। वो मुखौटे वाला लीडर चुपके से अपनी अंगूठी को खोलकर अंश की आंखों में कुछ पाउडर सा डाल देता है। अंश की आंखें दर्द करने लग जाती है। तभी अंश की पकड़ उससे कम हो जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में वो लीडर मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है। उस लीडर के साथ जितने भी मुखौटे वाले आए वो सभी अंश के हाथों बेरहमी से मारे जा चुके थे। बस अब वो अकेला बचा था। वो भी उन सब की तरह मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वहां से बाहर निकला। लेकिन अंश उसे भागने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब हरे रंग के साथ साथ हल्की लाल हो गई थी। अंश कूदकर सीधा उस लीडर के सामने वो मुखौटे वाला लीडर अचानक वही खड़ा हो जाता है। अचानक अंश को सामने देखकर वो सदमे से भर जाता है। ऐसा भयानक और करूर मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा। सारी दुनिया पहाड़ी दैत्य कबीले के लोगों को हिंसक और करूर बताती है, लेकिन आज उसने इससे भी ज्यादा भयानक नज़ारा देखा। अंश को देखकर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिंदगी की भीख मांगने लगता है। उसकी सारी बात सुनकर अंश बस इतना कहता है, मेरा पापा जब ऐसे ही रो रहे थे तब तुमने उनकी बात मानी, जो मैं अब तुम्हारी बात सुनूं।
इतना कहकर अंश अपने दाएं हाथ से मुक्का बनाता है और पूरी शक्ति से उसके मुंह पर मारता है, जिससे उसका सिर उसकी धड़ से अलग होकर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसकी धड़ सीधे अंश के पैरों में गिर जाती है। अंश फिर काफ़ी तेज चिल्लाता है और भागकर अपने पिता के पास जाता है। वो देखता है कि उसके पिता की धड़कन अभी तक चल रही है, इसलिए वो जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको उठाता है। अंश ने जब सोमनाथ का सिर अपनी गोद में रखा, इतने में सोमनाथ जो बेहोश हो गया था वो उठ गया। अंश को अपने पास देखकर सोमनाथ खुशी से कहता है, तुम ठीक हो अंश? अंश कहता है, मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आप ठीक नहीं हो, मैं जल्दी से आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। सोमनाथ अंश को रोकते हुए कहता है, नहीं बेटा, मुझे यही रहने दो, मैं इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ, मैं अपने घर में ही आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। अंश कहता, लेकिन डॉक्टर आपको बचा लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। सोमनाथ कहता है, नहीं बेटा, जो नियति में होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, स्वयं ईश्वर भी नियति को नहीं बदल सकते। आज मेरा इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ अंश बेटा। अंश पूछता है, हाँ बताइए पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सोमनाथ कराहते हुई आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मैंने तुम्हें बस पाला है, तुम्हारी देखरेख की है, तुम्हारी परवरिश की है। अंश इस सच्चाई को सुनकर हैरान रह जाता है। ये बात सुनकर उसके मन में लाखों सवाल चलने लगते हैं। वो सोमनाथ से कहता है, आप ये क्या बोल रहे पापा, आप ही हमेशा से मेरे पापा थे और हमेशा मेरे पापा रहोगे। सोमनाथ अंश को समझाते हुए मंदिर वाली सारी बात बता देता, कैसे सोमनाथ को वो बच्चा मिला, कैसे वो उसको घर लेके आया। इन सब के बाद सोमनाथ कहता है, अंश तुम मेरे जाने के बाद अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये सच्चाई तुमसे छुपाने के लिए मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन तुम पहले इन बातों को समझने के काबिल नहीं थे, इसीलिए मैं तुमको तब बताना चाहता था जब तुम इन सब बातों को अच्छे से समझ सको। मैंने तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले, तुमको ही अब तुम्हारे असली माँ बाप को ढूंढना है। मुझे लगता है तुम्हारे माँ बाप कोई रहस्यमयी इंसान है या फिर कुछ और। जब मुझे तुम पहली बार मिले तब तुम्हारे हाथ पर एक त्रिशूल का निशान चमक रहा था और तुम्हारे गले का रंग नीला था, मुझे लगता है तुमको किसी ने जहर दिया था, या ये भी हो सकता है तुम भी कोई रहस्यमयी शक्ति हो। इसके बाद सोमनाथ तेज कराहने लगता है और अटक अटक के कहता है, तुम मेरे जाने के बाद मेरे भाई के पास चले जाना, वो तमिलनाडु में रहते हैं, उनका नाम पंडित कृष्णा कुमार शर्मा है, वो पहले यही रहते थे, बाद में वो तमिलनाडु चले गए और वहाँ आश्रम चलाने लगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको अपनी पढ़ाई खत्म करनी ही होगी, तुम अपने सारे एग्जाम के बाद ही यहाँ से जाओगे। अंश रोते हुए कहता है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा पापा, बस आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज़। सोमनाथ इतना कहकर इस दुनिया से विदा ले लेता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी धड़कन रुक जाती है। अंश सोमनाथ को अपनी गोद में लेकर तेज तेज रोने लगता है। कुछ देर बाद अंश उसके आसपास लाशों को देखकर अपने आप से कहता, मुझे इनको ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो तमाशा हो जाएगा। अंश कहीं से एक थैला लेकर आता है, फिर उसमें उन सभी लाशों को रख कई पहाड़ी की ओर चल पड़ता है। जब वो उनको लेकर चल रहा था तो उसको एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अंश इस बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। रात के समय मौसम काफ़ी डरावना हो गया था। जैसे जैसे अंश आगे बढ़ता है तेज हवाएं चलने लगती हैं, ऊपर आसमान में बादल गडगडाने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं, मानो सृष्टि कुछ संकेत दे रही हो। वो जब पहाड़ी पर उस थैले को धकेलता हुआ ले आता है तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। अंश को फिर एहसास होता है कि कोई उसका पीछा अभी भी कर रहा है। अंश फिर से इस बात को छोड़कर उस थैले की ओर देखता है। फिर अचानक वो उस थैले को पहाड़ी से नीचे खाई में डाल देता है। इसके बाद वो घर आ जाता है। फिर वो सारी रात अपने घर और आसपास की सफाई करता है, वो सभी खून के निशानों को साफ कर देता है। इतने में जैसे ही सुबह होती है वैसे ही उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। अंश ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि उनको कैसे पता लगा। अंश के घर के पास सोमनाथ पुजारी के काफ़ी जानकार और ही भक्त इकट्ठा हो गए थे। पूरे गांव के लोग उनके आखिरी दर्शन करने जिसके घर के बाहर आ गए थे। पता नहीं उनको इसकी खबर कैसे लगी। अंश की आंखें रो रो कर सूज गई थी। गांव के कुछ बुजुर्ग अंश को सहारा देने के उसके पास आ गए और उसका हौसला बढ़ाने लगे। इसके बाद सोमनाथ का पूरी विधि के साथ अतन्मा संस्कार किया गया। इन सब के बाद ही लोग वहां से गए। कुछ लोग अभी भी वही थे, वो अंश को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनमें से एक कहता कि इतना मासूम बच्चा है, अब अकेला इस दुनिया में कैसे रहेगा। दूसरा कहता, अंश तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम अपने बच्चों की तरह ही तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम हमारे पुजारी जी के बेटे हो, तुमको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। पुजारी जी ने पूरे गांव का बहुत भला किया है, बहुत से आसान है पुजारी जी के हम पर। अंश उन सब की बातों को सुनकर कहता है, आप सबका शुक्रिया, आपने इतना सोचा, लेकिन माफ़ करना, मैं यही ठीक हूँ। इन सब के बाद वो सभी वहाँ से चले गए। अंश भी अगले दिन स्कूल का एग्ज़ाम देने चला गया।
इसके कुछ समय बाद जब वो अपना लास्ट एग्जाम देने जाता है तो मानसी मैडम को प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ बहस वीडियो करते अच्छी देखता है। लगे तो मानसी चैनल मैडम को लगातार सब्सक्राइब प्रिंसिपल से अवश्य बहस कर करें। रही